चलिए आगे हम चलते हैं बुध ग्रह के ऊपर। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको कुमार की संज्ञा मिली है, जस्ट लाइक ए प्रिंस। जैसे हमारे यहाँ पे राजकुमार होते हैं, राजकुमार को आप ऐसी उम्र में समझिए जो ना तो पूरा एक अच्छी मेच्योर एज में नहीं आया है, वो लड़का वो एक युवा अवस्था का है, यंग है बहुत खूब, पर इतना यंग भी नहीं जिसमें मेच्योरिटी हो। जैसे आप मान के चले 14 साल से 18 साल का जो बच्चा होता है उस तरह का वो राजकुमार। अब जैसे आपने फिल्मों में कभी राजकुमार को देखा होगा, वो भी एक तरह से दूल्हे की तरह बन ठन करके चलता है, और पर उसमें बचपना है, उसमें बचपना होता है, उसमें खेलने की परंपरा होती है, उसके अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक ठिठोली नाच गाना, इन चीजों का हिसाब किताब होता है। उसमें राजा का बेटा होने का घमंड तो बहुत है, पर घमंड एक पल तो दिखाता है, पर वास्तव में उसकी चंचलता बच्चों की तरह ही रहती, आम साधारण बच्चों की तरह। पर वो बाल हट की तरह जिद्दी भी है कुछ मामलों में, कि मुझे फला चीज चाहिए तो फिर फला चीज चाहिए, अदरवाइज वो सबको तंग कर लेता है। तो बस ये बुद्ध की संज्ञा बिल्कुल वैसे ही है। अब ये बुद्ध को हमारे वेस्टर्न मैथोलॉजी में कहा गया है मरकरी, और मरकरी केमिस्ट्री में नाम है पारे का। वही पारा जिसमें थर्मामीटर में जो तत्व है, एलिमेंट है, ये एक प्रकार का मेटल है। पारा जो है, मरकरी इज ए मेटल, और जिसको Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर हम पारे को उन सभी जगहों से मापने का कार्य करते हैं जहाँ पर वेरिएशन बहुत है, टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत है। आप देखते हैं थर्मामीटर के अंदर, वो शरीर पे जैसे ही लगाते हैं टेम्परेचर वो इसको पकड़ता है और टेम्परेचर के साथ ऊपर नीचे दिखाता है। और अगर इसको हम देखें तो ये मेटल होते हुए भी मेटल फॉर्म में नहीं होता, ये एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में होता है। पर अगर आप उसको हवा में डालने की कोशिश करोगे तो गोल गोल गोलियों की तरह बन जाता है और ऐसे ऐसे उछलता कूदता रहता है। अर्थात इसमें वाइब्रेशन है, ऑलवेज वाइब्रेशन है। ऐसे ऐसे जैसे आप मेरी उंगली को देख पा रहे हो, ये वाइब्रेशन, ये उंगली वाइब्रेट कर रही है, अभी ये मैं वाइब्रेट कर रहा हूं। बुद्ध से रिलेटेड चीजें जितनी भी हैं, ये बड़ा काम का सूत्र है, आगे चल करके आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम देगा। कि ये जो वाइब्रेट बॉडी के सारे वो अंग जिनमें वाइब्रेशंस चल रहा है, नंबर 2 पार्ट हमारी स्किन, नंबर 3 हमारी वेन्स, ये सारी की सारी इसका संबंध हमारे मरकरी से है, बुध ग्रह से है। हमारी त्वचा, हमारी जो स्किन है, स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो बुध ग्रह के पाप ग्रहों में फंस जाने के कारण होती हैं। अब स्किन से रिलेटेड जितने भी डिसीजेस हैं, नेगेटिव डिसीजेस जितनी भी आप लगा लीजिए, वो सभी की सभी जभी पैदा होती है जभी बुध पाप ग्रहों में फंस जाता है। दूसरी बात ये, जो हमारे शरीर में वेन्स जिनमें की रक्त चल रहा है, 3 प्रकार की हमारी वेन्स है, वात कफ और पित्त। ये ऐसे पकड़ करके जो डॉक्टर लोग देखते हैं, इस तरीके से वात कफ और पित्त 3 प्रकार की नसें। आप भी अपना हाथ लगा करके पकड़ने का ढंग अगर सीखेंगे, इधर ऐसे नाड़ी से 3 ऐसे करके होता है, नाड़ी का परीक्षण जब करते हैं तो इस तरीके से ये होती है नसें, तो इनको किया जाता है। और जब चेक किया जाता है तो उसमें पल्स ऐसे 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 ये चलती रहती है, ऐसे पट 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 पट, और उसको काउंट किया जाता है। हाँ, जैसे आप घड़ी के अंदर है ना, ये काउंट किया जाता है इसको, तो उसी हिसाब से पता चलता है पल्स कैसी चल रही है। ये पल्स ही मरकरी है, यही बुध है। इनका काम है चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का। अब हमारे शरीर में आम भाषा में समझूं ऐसे तो बहुत सारे काम हैं।
वो पर मैं मेडिकल उसमें कराऊंगा। आप साधारण भाषा में समझिए कि जो नसें रक्त को ले जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनमें वो पारे के अधिकार क्षेत्र में, सॉरी पारा नहीं, सॉरी मरकरी 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 यानी बुध, बुध ग्रह के अधिकार क्षेत्र में वो सब चीजें आती हैं। अब हमारी क्या है, दूसरी चीज आते जो हमारी है इंस्टेंस टाइम। अब ये भी ऐसे वाइब्रेट करती रहती है, आते भी धीरे 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 धीरे। डॉक्टर्स लोग इस चीज को ज्यादा भली भांति जानते हैं। तो हमारी आंतों का जो मूवमेंट देखा जाता है, और आंतें हमारे डाइजेशन से की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सबसे बड़ा सहयोग करती हैं। लीवर के बाद इनका बहुत बड़ा योगदान है, और आंतों की सफाई ना होने से सारे रोग पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी बुध के अधिकार क्षेत्र में है। अगर मोटापे दो प्रकार के होते हैं, एक मोटापा होता है बृहस्पति की देन, जो नेचुरल मोटापा है। नेचुरल मोटापा के अंदर व्यक्ति थोड़ा मोटा तो होता है, दिखाई तो देता है मोटा, पर उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं छिपा होता। मतलब उसमें फुर्ती पूरी मिलेगी, काम धाम, वो आपको हमेशा भागता दौड़ता सा नजर आएगा, आपको उसमें कहीं कमी नजर नहीं आएगी। हंसता मुस्कुराता खेलता भागता दौड़ता। कई बार आपने बच्चे देखे होंगे, कुछ मोटे होते हैं थोड़े से, पर हेल्थी होते हो, बीमार बुमार नहीं होते ज्यादा, बस उनमें थोड़ा सा मोटापा होता है। ये जो मोटापा है ये गुरु की देन है। परंतु एक होता है बीमारी का मोटापा। बीमारी का मोटापा, लाइफस्टाइल का मोटापा, ये सब जो है आपके बुध का बुध की देन है। अगर बुध फंस जाएगा, बुध गड़बड़ा जाएगा, तो आदमी फिर मोटापे को प्राप्त हो जाता है। आप देखते होंगे कुछ लोग पतले होते हैं यंग एज में, और फिर अचानक से मोटे होने लग जाते हैं, और फिर वो बड़े मोटे हो जाते हैं, और फिर वो चाहे शीर्षासन कर ले, फिर उनसे पतला नहीं होया जाता। तो ये गुरु का मोटापा नहीं, ये बुध ग्रह का मोटापा है। तो इनमें थोड़ा सा आपको अंतर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। वो हर चीज को, मोटापे को गुरु से, क्योंकि गुरु थोड़ा सा बलिष्ठ है, बड़ा है, उसमें थोड़ा सा मेद है, परंतु ऐसा नहीं है। ये बुध ग्रह का परिणाम। अब बुध ग्रह में तीनों ही दोष देने की प्रवृत्तियां, वात, कफ और पित्त। जैसे अभी तक आप मंगल का देख रहे थे, हमने कहा भाई वो तो नेगेटिव फायर है, उसमें पित्त दोष है। पित्त दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। मंगल नकारात्मक पित्त प्रोड्यूस करता है, और परंतु बुध के पास तो तीनों तरह के दोष देने की कैपेसिटी है। अब आप कहेंगे तो जी किसको माने, वात को, कफ को, पित्त को? ये डिसाइड करेगा जो भी उसके साथ ग्रह बैठा। एक और समस्या है बुध ग्रह के साथ, बुध अकेला फलदायी नहीं है। अकेला वो इतने अच्छे रिजल्ट्स पैदा नहीं कर सकता जितना कि वो किसी अन्य ग्रह के साथ मिल करके बड़े अच्छे रिजल्ट्स पैदा कर सकता है। तो कुंडली में जब भी आप देखें तो ये जरूर देख लें कि भाई कहीं अकेला तो नहीं बैठा। अकेले देखते ही आप ये मान लीजिए कि वो ग्रह कमजोर है। उसके उस व्यक्ति को बुध ग्रह के, चाहे वो कितनी अच्छी जगह बैठा हो, पूरे पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बुध ग्रह काल पुरुष की वाणी है। काल पुरुष जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, वो वाणी जो है ना, वो मरकरी है। तो हम आम इंसानों के लिए भी जो वाणी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो सारी की सारी जो है बुध के अंडर में आती। अब जो बुध ग्रह है वो हमारे पूरा शरीर का जो नर्व सिस्टम है, इसे नर्वस सिस्टम भी आप कह सकते हो, ये सारा का सारा बुध के अंडर में आता है। अब ये संसार का जितना भी धन है, फाइनेंस है, लिखा पढ़त है,
ये सारी की सारी बुध के अंडर में आती। अच्छे मंगल को हंसी मजाक बड़ा पसंद है, आम भाषा में समझो इसको बड़े सिंपल वे में। जिसका बुध अच्छा होगा उसको हंसी मजाक बड़ा पसंद होगा, उसकी कॉमेडी की टाइमिंग बहुत फर्स्ट क्लास होगी, उसकी वाक कला बड़ी अच्छी होगी, बोलने में बड़ा निपुण होगा। नंबर 3 बात, उसको डांसिंग का बड़ा शौक होगा। नंबर 4 वो थोड़ा सा फ्रिकल माइंडनेस महसूस बड़ा करेगा। 5वीं चीज आती है कि जिस स्किन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, वो ओबेसिटी से रिलेटेड रोग, नर्व सिस्टम से रिलेटेड रोग, आंतों से रिलेटेड रोग, ये सब के सब बुध ग्रह के दिन है। कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें सब मरकरी से रिलेटेड हैं। मरकरी आपको वो हमारे, मैं समझाता हूँ, बै से बुध, तो बै से बुद्धिमान, बै से बनिया, बै से बेईमान, इसमें तीनों तरह की कैपेसिटी है। बुध ग्रह में तीनों तरह की कैपेसिटी है। बै से बुद्धि यानी बुद्धि देने की शक्ति, बुद्धि का तात्पर्य विश्लेषण करता, और बै से बनिया, बनिए का तात्पर्य है एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करना जानता है। तो बुध ग्रह को व्यापार करना बहुत अच्छा आता है। जिन लोगों का बुध ग्रह अच्छा होता है वो बहुत ही उत्तम कोटि के व्यापारी होते हैं। और मैं जब भी आपको कहूं, अगर कोई व्यक्ति आपके पास जन्म पत्रिका लेकर के आता है और आपसे कहता है जी मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूं या व्यापार शुरू करना चाहता हूं, तो उसकी आप तमाम चीजें देखें और सबसे पहले बुध ग्रह देखें। अगर उसका बुध अच्छा नहीं है तो उसे समझाएं कि भाई व्यापार अच्छा नहीं है। अभी म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। आप तो उन्हें बस समझाइए कि व्यापार उनके लिए अच्छा नहीं है। फिर भी ना माने तो उनको बहुत हल्के कार्य की बात कीजिए, व्यापार की नहीं। व्यापार देखिए, जैसे आप बिजनेस, जैसे दुकानदारी करते हैं, जैसे कि किराने की दुकान, पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, फल सब्जी की दुकान, ये सीधे सीधे कार्य हैं। सीधे कार्य मतलब इनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हलवाई का काम, इनमें बहुत ज्यादा दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक बार सीख लेने के बाद बार बार रिपीट कर लेने से ये काम चल जाते हैं। और ये डिपेंड करते हैं केवल प्लेसमेंट पर। आप बाजार के किस कोने में बैठे हुए हैं इस बात पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप देखते हैं कि कुछ लोग बड़े ज्ञानी और व्यापारी बुद्धि के नहीं होते, उसके बावजूद वो अपनी दुकान, उनकी अगर अच्छी मार्केट में होती है तो उनकी दुकान चलती है, उनका गुजारा चलता है। आप उनको ऐसे कार्यों के लिए हाँ बोल सकते हैं। अगर बुध कमजोर भी है तो भी वो काम चला जाएगा। जैसे बुध गणितज्ञ है, बुध को मैथ बड़ा अच्छा आता है, बुध को फाइनेंस बड़ा समझ में आता है, बुध को आंकड़ों के खेल बड़े समझ में आते हैं। बुध हिसाबी किताबी है, बुध मुनीम जी है, तो एक एक चीज का हिसाब लगा लेता है। अब हिसाब तो आपका दूध वाला भी लगा लेता है, आपका सब्जी वाला जो रेडी लेकर के आपकी गली मोहल्ले में आ रहा है, हिसाब तो वो भी लगा लेता है आपका। तो इसमें बुध की क्या ऐसी वो खासियत आ गई भाई। तो ऐसे जो छोटे काम है जिसमें ज्यादा एनालिटिकल काम नहीं है, या शुद्ध भाषा में समझे तो ज्यादा दिमागी काम नहीं है, उन कार्यों को आप हाँ भरिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि बुद्ध अगर व्यापारी नहीं बनता। देखिए, लोगों में भ्रम है। एक पान की दुकान वाला भी अपने आप को व्यापारी मानता है, एक किराने वाला भी अपने आप को व्यापारी मानता है, पर एक्चुअली में वो व्यापारी नहीं, वो दुकानदार है। दुकानदार में और व्यापारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं होता। अब मान लीजिए क्या अंतर है। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मैंने कपड़े की दुकान खोलनी है, गुड़गांव के सदर बाजार में कपड़े की दुकान खोलनी है। अगर वो आपके पास ये बात कह रहा है ना, तो समझ लीजिए वो दुकानदार है। अगर वो कहता है पंडित जी देखिए मैंने कपड़े का काम करना है पर मैंने 50 शोरूम खोलने हैं और 50 शहरों में खोलने हैं, तो समझ लीजिए वो बिजनेसमैन, वो व्यापारी। व्यापारी कभी भी एक दुकान पर स्थिर नहीं रहेगा, वो सदा अपने व्यापार को बढ़ाता हुआ चलता। ये मैंने लक्षण और अंतर बता दिया आपको। तो जब व्यापार की बात आएगी तो वहां बुद्ध जो है मस्ट है।
उसको ताकतवर होना बहुत जरूरी है। अगर बुध ताकतवर नहीं है तो व्यापार की बात ना, या जितने भी कम्युनिकेशन साधन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, मोबाइल बेचना, लैपटॉप बेचना, और जिसको कहते हैं आप ये बैंकिंग के काम है, लोन दिलाने के काम है, इंश्योरेंस के काम है ना, जिनमें बारीक महीन कैलकुलेशंस के पार्ट है, जिसमें परसेंटेज निकालनी होती है, या 5 साल 10 साल के बाद आपके अमाउंट का क्या बनेगा क्या नहीं, शेयर मार्केट का काम है, कम्युनिटी का काम, ये सारे काम महीन दिमाग के काम है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति का बुध ग्रह अच्छे से चेक जरूर करना है। बुध इंसान को एक कुशल वक्ता, बुद्धिमान, चतुर और अच्छा व्यापारी बनाता है। अब मैंने बै से बुद्धि बताया, बै से बनिया बताया, बै से बेईमान भी होता है। जितनी भी तरह की चालाकियां इंसानी जहन में होती हैं, ये बुध के माध्यम से आती हैं। चालाक प्रवृत्तियां बुध ग्रह के से आती हैं, बेईमानी बुध ग्रह से आती है। व्यापार में जितने लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्रॉड करते हैं, वो बुध ग्रह के अधीन आते हैं। तो ये बेईमानी, अगर बुध किसी का वक्री है तो ध्यान रहें, सावधान रहें। अब ये मत समझिएगा किसी का आप में से बुध खराब हो या वक्री हो तो आप कोई कहेगा कि साहब मेरा है, तो ऐसा नहीं हो। पर संभावना रहती है कि जिन लोगों का बुध वक्री रहता है वो फाइनेंशियली थोड़ा सा इंक्लाइंड ज्यादा हो जाते हैं, और कभी कभी अपने हित साधने के चक्कर में दूसरे का नुकसान हो भी जाए तो उन्हें इतनी ज्यादा परवाह होती नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जितने भी फाइनेंशियल आप देखते हैं ना, घोटाला हो गया देश में, और किसी के यहाँ आईटी का छापा पड़ गया, आईटी मीन्स इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, ये सब बुध ग्रह के दुष्प्रभाव से ही होते हैं। किसी का केस स्कूटनी में आ गया, किसी के ऊपर जीएसटी का पंगा फंस गया। जब भी इंसान का बुध ग्रह खराब होता है तो ही उसके फाइनेंशियल पोल खुलती है। कोई व्यक्ति कितने समय तक भ्रष्टाचार करता रहे, फाइनेंस में घपले करता रहे, पर उसकी पोल खोलने का कार्य जो करेगा वो बुध ग्रह ही करेगा। अगर बुध ग्रह खराब हो जाएगा, बुध ग्रह नाराज हो जाएगा, तो उसके द्वारा किए गए जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड है उन चीजों को वो प्रकट कर देगा, ओपन कर देगा। इसलिए सरकारों के भी जब बुध ग्रह खराब होते हैं तो उनकी पार्टी के, उनके सरकार के फिर फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आ जाते हैं। कोई भी सरकारें ऐसी नहीं होती जो ये कह सके अल्टीमेटली कि हमारी सरकार सबसे ज्यादा ईमानदार है, क्योंकि कहीं पर भी चले जाओ भ्रष्टाचार उसमें शामिल रहता है। फर्क इतना रहता है कि बस भ्रष्टाचार तो चल रहा होता है कि वो पकड़ में नहीं आते। जिस दिन पकड़ में आ जाते हैं उस दिन पता चल जाता है, तो लोगों को भी पता लग जाता है कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा था। भ्रष्टाचार एक निरंतर चलने वाला एक कार्य है ना, ये ऐसे नहीं रुकता। और इंडिया में तो ये हमारे नस नस में बच चुका है। ये मुझे लगता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके तो डीएनए के अंदर आएगा ये चीज, तो ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, झूठ बोलना, बटरिंग करना, मक्खनबाजी करना, किसी के मुंह पे बड़ा मीठा बोलना पर उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर देना, ये सब बुध ग्रह की खराबियां हैं। बुध ग्रह की खराबियां कई तरह के चीजों को पर असर भी करती हैं। जिन लोगों को नाक से खुशबू या सूंघने का असर कम हो जाता है
ये सही सही ढंग से खुशबू का आकलन नहीं करते, उनका बुध कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। हृदय को जो धड़कता है, हृदय में तक जो नसें हृदय तक रक्त पहुंचाने का जो कार्य करती हैं, सिराएं का जो कार्य करती है, या जिन्हें आप कह सकते हो, या आप आर्टरीज ब्लॉकेज जो होती हैं, वो भी बुध ग्रह के दुष्प्रभाव से ही होती है। उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल तो डेवलप सूर्य शनि के उस प्रभाव से होता है, पर बुध ग्रह भी उसमें घी का काम कर देता है, आग में घी डालने का काम, और फिर वो आर्टरीज को ब्लॉकेज कर देता है, आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो बुध ग्रह के खराब होने से कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। एक बुध ग्रह खराब हो जाता तो आदमी में इम्पेशंस की भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बुध का मंगल के साथ संबंध हो जाए तो ब्लड प्रेशर की भी समस्या पैदा कर देता है, क्योंकि हमारी वेन्स को ये बड़ा विक्षोभ पैदा कर देता है। विक्षोभ में ना उनका जो वाइब्रेशंस की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे आदमी को ऐसे एहसास होता है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है, दिल में घबराहट हो जाती है, और ये सारी चीज पल्पिटेशंस की जो प्रॉब्लम होती है ये भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि कुंडली में बुध कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है। अब ये समझना होगा, इसके 3 नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और रेवती। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इनकी राशि है, वो आपको मालूम है, मिथुन राशि एवं कन्या राशि बुध ग्रह की राशियां हैं। कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च के हो जाते हैं, वहीं पर मीन राशि में बुध ग्रह नीच राशि में चले जाते हैं। नीच राशि का बुध बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। नीच राशि का बुध या तो इंसान को बुद्धू बना देता है या पक्का बेईमान बना देता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में बुध की स्थिति ऐसी भी बनती है जब व्यक्ति को झूठा बनाता है, और बड़ी साफ सफाई से ऐसे व्यक्ति झूठ बोल जाते हैं और सामने वाले यकीन कर लेते हैं। ये वैसे नेताओं का गुण होता है कि झूठ बोल जाएं और लोगों को बड़े आराम से हजम भी हो जाए। ऐसा झूठ जो लोगों को हजम करवा देते हैं, ये भी बुध ग्रह की ताकत का ही परिणाम होता है। अब तो लोग समझदार हो गए। पहले किसी टाइम में 90s में और 20 में ये होता था, कई तरह की स्कीमें आती थी हमारी सोसाइटियों में, हमारे समाज में, कि आप इतने इतने रुपए इकट्ठे करो और 3 साल तक लगाओ, 3 साल में डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, और इस कंपनी में पैसा लगा दो तो ये आपको एक गार्डन दे देगी, एक मकान दे देगी, बगीचा दे देगी, गाड़ी दे देगी। आपने ऐसी स्कीमें बहुत देखी होंगी। आजकल आनी बंद हो गई हैं क्योंकि लोग होशियार हो गए। पहले ये कार्य बहुत होता था और वो लोग क्या करते थे, वो पैसा लेके भाग जाते थे लोगों का। ये जो लोग भाग जाते थे पैसा लेकर के, इनका बुध खराब होता है। जब इनके दशा बुध ग्रह की बिगड़ती है तो ये कार्य करते हैं, और फिर ये बड़ा दुख और कष्ट। ऐसा आदमी जो रुपए लेकर के भागा होता है, ये जिंदगी में ध्यान रखना कभी सुख नहीं पाता। हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा है, कमेटियां चलती हैं, कमेटी को क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब उसमें ये होता है, हर महीने एक पेमेंट देनी होती है, किसी व्यक्ति के पास जमा कराते रहते हैं, और उसमें 2 टके का ब्याज, 2.25 टके का ब्याज उनको मिलता है। 11 महीने की, 12 महीने की चलती रहती हैं। उसमें भी कई बार लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है, जो कमेटियां डालने वाला होता है वही पैसा लेके भाग जाता है। तो ये जो भागने और भगाने वाले जो गेम है ना, ये सारे बुध ग्रह की देन है। जैसे हमारे यहाँ से आजकल विजय माल्या और नीरव मोदी भागे हुए हैं।
अंक विज्ञान के हिसाब से नंबर 5 जो होता है ये बुध का अंक है। और हमारे शरीर, हमारे हाथ में जो ये हथेली में जो सबसे छोटी उंगली है, ये वाली उंगली जिसे हम सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका बोलते हैं, इस वाली उंगली को, ये जो उंगली है ये बुध की उंगली कहलाती है। आप अपनी हस्तरेखाओं से भी बुध ग्रह की को समझ पाते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बुध ग्रह की कमजोरी और ताकत का देखने का। बुध ग्रह को कुंडली में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरुआत के लिए, क्योंकि वो कई बार गच्चा खा जाता है बुध ग्रह के मामले में, कि बुध ग्रह को ताकतवर समझूं कि कमजोर समझूं, और वो किसी और के साथ बैठा है तो पाप का असर समझूं, क्या समझूं। आप अपने ऐसे हाथ को कीजिएगा और हाथ में आप देखिएगा कि ये जो ये वाली दो उंगलियां हैं, एक है आपकी अनामिका, अनामिका जिसे आप रिंग फिंगर कहते हैं। ये जो रिंग फिंगर है जिसमें रिंग पहनी जाती है, शादी के रिंग फिंगर कहते हैं इसको, इसको हार्ट फिंगर भी कहते हैं। आप इसको और सबसे छोटी उंगली को ऐसे मिला लीजिए, और ऐसे मिला करके इसका जो टॉप है सबसे छोटी उंगली का, और उसको आपके थर्ड फ्लैंज जो अपर फ्लैंज है, हर उंगली में 3 पार्ट पोर्शन किए हुए हैं, ऐसे 1 2 3, आप देखते होंगे 1 2 3 ऐसे कट लगे हुए हैं हमारी उंगलियों में। जो सबसे टॉप का जो फ्लैंज है उंगली का, अनामिका का, आपने देखा है सबसे छोटी का जो टॉप है उसको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो टच कर रहा है तो व्यक्ति सामान्य बुद्धि का है, तो समझिए बुद्ध सामान्य स्तर का है। बुध अगर थोड़ा सा नीचे है तो बुद्धि पक्ष कमजोर है। अगर उस उंगली, उस पोरे को, उस फ्लैंज को टच करते हुए ऊपर की तरफ निकल गया, आगे की तरफ निकल गया, तो आप ये मानिएगा कि व्यक्ति बहुत हाईली इंटेलिजेंट है। फिर ऐसे लोग डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, या आप कह सकते हैं आईएएस ऑफिसर्स, ये बन जाते हैं। और पर ये तो छोटी उंगली वाला भी बन सकता है, पर पर जो है आपको ध्यान में ये जरूर रखना होगा कि ये बड़े टॉप क्लास के बनते हैं अगर ये क्रॉस कर जाए तो ये चीज का ध्यान आपको रखना जरूर पड़ेगा। इससे आपको एक बुध ग्रह की क्षमताओं का पता चलता है। अगर ये जो अनामिका उंगली है इसके नीचे बुध ग्रह होता है, हाथ में जो ये अनामिका जो सबसे छोटी उंगली है इसके नीचे बुध ग्रह होता है, अगर इसमें खड़ी रेखाएं 3 4 किसी के 3 होती हैं, किसी के 5 होती हैं, जिनके पूरी 5 मिलेगी उनकी अप्रोच बड़ी साइंटिफिक मिलेगी, बड़ी लॉजिकल मिलेगी। जिनके 3 मिलती है वो भी थोड़े से टेक्निकल होते हैं, पर उनको समझ थोड़ा लेट आता है चीजों का। तो जो लोग, ये जो भ्रूण हत्याएं होती हैं जो गर्भ के अंदर, ये पता लगा करके कि लड़की है कन्या है, तो ये समझिए कि उनका बुध खराब हो जाता है अगर ये ऐसी इस प्रकार की भ्रूण हत्याएं करवाते हैं तो वो जीवन में कभी व्यापार में सफल नहीं हो पाते। इसलिए कन्या देख करके उनकी भ्रूण में, मतलब उनकी भ्रूण हत्या करवा देना, ये बहुत ही गड़बड़ है। उनके व्यापारिक संभावनाएं सब समाप्त हो जाती हैं, फिर बुद्ध कितना भी अच्छा क्यों ना हो।
तो बुध ग्रह को थोड़ा सा समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा। और जो छोटी छोटी कन्याएं होती है वो भी एक प्रकार से बुध ग्रह का प्रतीक होती है। बुध ग्रह बहुत ही उम्दा रोल निभाता है हमारी लाइफ में, पर ये बेचारा है ना, बड़ा ही अंडर एस्टिमेटेड प्लेनेट है हमारे हिंदुस्तान में। जैसे किसी को कह दो तुम्हारे बुध ग्रह की महादशा चल रही है, उसको बेचारे को टेंशन ही नहीं होगी, चाहे वो मार्केश और बादिश होके चल रहा हो। पर अगर जरा सा कहते शनि चल रहा है तो फिर उसके एकदम चोटी के बाल खड़े हो जाएंगे। तो कहने का मतलब बुध ग्रह को बड़ा ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसको वो इम्पोर्टेंट प्लेनेट कह के छोड़ दिया जाता है, हिजड़ा प्लेनेट कह के छोड़ दिया जाता है। पर एक्चुअल में वो लोग ज्योतिष को नहीं जानते। बुध ग्रह जो उल्टा काम कर सकता है वो तो कोई अन्य ग्रह कर ही नहीं सकता। और कुछ ज्योतिष में जो सबसे सर्वाधिक उल्टा ग्रह है, जिसे राहु की संज्ञा दी जाती है, अगर कोई कंट्रोल करने की ताकत रखता है तो सिर्फ बुध रखता है। जब सूर्य और शनि का झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र का झगड़ा, तो उस लड़ाई को शांत कराने की हिम्मत केवल बुध ग्रह रखता है। ये मैं बुध की ताकत बता रहा हूं आप लोगों को, कि बड़े बड़े दुर्योग बनने को, अगर कोई दुर्योग कुंडली में बन रहा है, बुरा योग बन रहा है, तो बुध ग्रह ही उस दुर्योग को तोड़ने की ताकत रखता है, और कोई नहीं। क्योंकि बुध आपके मस्तिष्क की बूस्टिंग पावर है, मेमोरी पावर है। मरकरी आपका, मरकरी आपकी कैलकुलेशंस की पावर है, मरकरी आपकी एनालिटिकल पावर है। मरकरी अद्भुत है, मरकरी मस्तिष्क है, मरकरी साइंस है, मरकरी विज्ञान है, मरकरी जो है लॉजिक है। अब मस्तिष्क ठीक होगा तो कुछ तो ठीक काम कर ही देगा। दिक्कत तो उस जब होती है इंसान को, एक तो ग्रह खराब, ऊपर से दिमाग खराब, वो बड़ी समस्या है। हमारे हरियाणा में कहते हैं मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं है, वो सबसे बड़ा गुण है उनके अंदर। तो बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं। बुध ग्रह जो है बड़ा अच्छा लर्नर होता है। अच्छा, इसकी उत्पत्ति की कहानी तो मैंने आपको बताई दी थी जब चंद्रमा के साथ थी। चंद्रमा इनके बायोलॉजिकल फादर हैं। तो उस स्टोरी में तो खैर क्या कहें। तो इस प्रकार से ये बुध ग्रह के बारे में आपको बताया गया है, जितना मुझे याद आ रहा है अभी। शायद आप क्वेश्चन पूछें तो मुझे मेरे माइंड में कुछ बात याद आए, क्योंकि कल से मैं बड़े आराम से रेस्ट फॉर्म में हूँ। आज सुबह कोई कंसल्टेशन नहीं दिए, फुल रिलैक्स करके आया हूँ। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। सर बुध में ताकत है, आपने बोला सर बुध में ताकत है कि राहु को भी संभाल सकता है। हाँ, वो ताकत का मतलब वहां युद्ध प्रदर्शन से नहीं है, बल्कि नहीं नहीं, माइंड से, ब्रेन अच्छा अच्छा, से, एनालिटिकल प्रोसेस से, लॉजिक से। लॉजिक क्या है? जैसे राहु क्या है साहब, राहु जब भी आपके सामने आएगा तो आपको एक लालच का गेम खिलाएगा। कहेगा विनय जी 1 रुपया लगाओ 10 रुपया पाओ। अब अगर विनय जी का बुद्ध मजबूत है तो उनका लॉजिक काम करेगा कि 1 रुपया लगा के 10 रुपया, ये तो आज तक सुना ना देखा, ये कैसे कर देगा। तो विनय जी तर्कशील दिमाग से कहेंगे भाई बताओ कैसे। तो ये ध्यान रखना, राहु के पास फुल प्लान है, मतलब वो आसानी से मानने वाला नहीं है, मतलब वो इतना जल्दी घबराएगा नहीं, वो पूरा प्लान लेकर के आएगा। पर फिर भी अगर ये पूरे लॉजिक का इस्तेमाल कर गए, प्रैक्टिकल माइंड को लगा गए, मतलब प्रैक्टिकल जो ब्रेन होता है वो बुद्ध होता है, प्रैक्टिकल जो दिमाग होता है वो बुद्ध होता है, और इम्प्रैक्टिकल जो दिमाग होता है वो मन होता है। मन मान जाता है। जैसे आशीर्वाद में क्या करते हैं भिखारी लोग, भगवान करे तू करोड़पति बने। मन मान जाता है कि हाँ यार इसका आशीर्वाद ये जरूर लगेगा मुझ मेरे ऊपर, ये जो कह रहा है बिल्कुल सत्य होगा। पर दिमाग है ना, वो प्रैक्टिकल दिमाग लगाएगा, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं,
ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं, कई लोग हैं ना बड़े गड़ंगे मारते होते हैं ज्योतिष के अंदर, वो कई बार बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं जोश में। मैं बड़ा यंग था तो मैं कॉलेज मैंने पूरा ही किया था, पूरा करके मैं जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा था, तो एक ज्योतिषी मिले किसी के घर पर, तो मैं भी गया, पहुंचा तो उन्होंने जिनके गया था उन्होंने कहा हाँ भाई सुनील आजा बैठ जा, बोले ये भी ज्योतिषी हैं। तो मैं बड़ा यंग था तो ज्योतिष मैं भी सीख रहा था, तो ऑटोमेटिक बात है कि दिमाग में था, तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि चलो आज ज्योतिषी को देखा जाए कैसे क्या। अब कुदरती मैं तो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गया था, तो थोड़ा टाई टुई लगा करके भी इंटरव्यू, जैसे कॉलेज में सिखाया गया था इंटरव्यू देना है तो टाई टुई लगा के, तो उस तरीके से तो मैं तो सच धज के अपने पहुंचा हुआ था। और उसने देखा कि ये कुछ अच्छे से घर का लड़का लग रहा है, तो उसने भविष्यवाणी कर दी कि जो है ये अगले, मैंने जॉब का ही क्वेश्चन पूछा था, वो कहते हिंदुस्तान में तो तुम जॉब नहीं करोगे, तुम विदेश में जाओगे। तो मैंने कहा विदेश में? कहता है 3 महीने के बाद तुम जो है चले जाओगे विदेश में, विदेश में जॉब के लिए। मैंने बाद में उसको बोला, मैंने कहा कि मैंने कहा ऐसा है, मैंने तो जॉब विदेश में तो अप्लाई ही नहीं करा। तो कहता है नहीं तुम्हारा अचानक से होगा। तो मेरा ना लॉजिकल माइंड, वो बुद्ध मेरा स्ट्रांग है थोड़ा सा, तो मैं कहूँ यार ये पॉसिबल कैसे। फिर मैंने कहा मेरा तो अभी तक पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ। फिर उसकी हवाइयां छूट गई। मैंने कहा यार मैं पासपोर्ट भी बनवाऊंगा, वीजा भी लगवाऊंगा, तो इससे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रही तेरी बात। तो कई लोग है ना बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो उसने, पर उस समय वो सब लोगों को बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा रहा था, और मैं हैरान था कि सारे मान के बैठे थे ये ख्वाब पूरे होंगे। जैसे एक छुटभैया नेता आया घर पे, जो गली मोहल्ले में हर एक के छुटभैया नेता होते हैं, जो पान खा के घूमते फिरते रहते हैं, जिनको पता है कि देश कैसे चलता है, पर उन्हें ये नहीं पता घर कैसे चलता है। बस ये हर चीज पता है उनको, बस ये नहीं पता घर कैसे चलता है। तो वो लोग अभी आगे बैठ गए, उसको नेता बना दिया, मंत्री बना दिया, तो बाद में उसको अपने घर ही ले गया ज्योतिषी को उठा करके कि बड़ा चमत्कारी पुरुष मिला है। तो जो लॉजिकल माइंड होता है वो राहु से बचा ले जाता है, और अनलॉजिकल माइंड है ना राहु के फेर में बहुत जल्दी फंस जाता है। इसलिए सज्जन और शरीफ लोग जो है वो बड़ी जल्दी फंस जाते हैं। जैसे वो फिल्म थी ना राज कपूर साहब की श्री 420, उसमें वो सबसे पैसा ले लेते हैं कि कॉलोनी बनाएंगे, अपना समाज बनाएंगे, अपना मकान अपना घर बनाएंगे, कुछ इस तरह की कहानी थी उसमें। और वो सब ऐसे ही है, जो राहु ऐसे ही होते हैं, जो बड़ी बड़ी स्कीमें लेकर के आते हैं और बड़ा ऐसा दिखाते हैं कि ये प्रैक्टिकल है सब चीजें, और बुध बच जाता है, बाकी फंस जाते हैं। दैट्स इट। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है कि इसका प्लेसमेंट पे गुड और बैड कुछ होगा क्या चार्ट में? अगर हम देखें तो कहाँ अच्छा बोलेंगे कहाँ बुरा बोलेंगे इसको? नाम क्या है आपका? नीतू। नीतू जी बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं आज भूल ही गया था, किसी ने याद ही नहीं दिलाया। और साथ में किसके साथ इसको हम अच्छा याद आ गया, क्या छूट गया मुझे पहले? हाँ, और गुरुजी एक बात और बताइएगा, अक्सर देखा गया है कि बुध के साथ में सूर्य जरूर रहते हैं। हाँ जी, 90% ऑफ द कुंडलीज के अंदर सूर्य और बुध साथ में मिलेंगे। हाँ जी। तो उसका कैसे आकलन किया जाता है? ये बड़ी अच्छी बात है। और साथ में इसका अस्त होने का भी फॉर्मूला कई बार 0 डिग्री का भी पाया जाता है, तो उसका हम क्या मीनिंग निकालेंगे? जिनका या बुध अस्त हो गया, जिनका बुध अस्त हो गया, समझो किस्मत वाले, तो मौज लेते हैं, बिना कुछ करे मौज लेते हैं बहुत ज्यादा। अब चलते हैं हम फर्स्ट हाउस के ऊपर। अगर बुध ग्रह फर्स्ट हाउस में है तो व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी बात है, वो भी किस्मत वाला है। लगन पर बैठा हुआ बुध दिग्बली हो जाता है। ये समझो कि वो इस पृथ्वी लोक पर जो आया है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आया है। अगर बुध ग्रह फर्स्ट हाउस में है तो साक्षात श्री हरि विष्णु जी की कृपा उस पर है, नारायण जी की कृपा उस पर है।
जितने मर्जी लोगों का लालन पालन कर ले, बढ़िया फर्स्ट क्लास। सामर्थ्य बहुत होता है लोगों को बांटने का, लोगों में बांटने का। उसमें ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। उसका सामर्थ्य, धन का सामर्थ्य बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में देखो कि लगन पे बुध बैठा है, उसे दौड़ा दो विष्णु जी के मंदिर की तरफ। कह दे बस श्री हरि विष्णु जी के, नारायण जी के पैर पकड़ ले और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। जिंदगी में अपने आप रास्ते पे रास्ते बनते चले जाएंगे। चाहे वहां पे बुध अस्त हो, नीच का हो, कैसा हो, पाप ग्रह के साथ हो। कभी कभी बुध क्या होता है, एक्टिव नहीं हो पाता। सर्वाधिक बढ़िया जो ग्रह होते हैं वो कई बार एक्टिव नहीं हो पाते, तो उनको एक्टिव करने के लिए आप ऐसे उपाय जरूर सामने वाले को बताएं। हाँ नीलू जी। बुध सूर्य और शुक्र के साथ तो तब भी यही एप्लीकेबल होगा। नीलू जी पहले भाव में है। हाँ पहले भाव में लगन। आप बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। सूर्य बुध शुक्र बस मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। अगर पुरुष की कुंडली में बैठे हैं तो पुरुष की कुंडली में सूर्य बुध और शुक्र अगर इकट्ठे कहीं पर भी बैठ जाओ, ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। पर बुध का लगन में बैठना अच्छा है, वो धन किसी ना किसी तरीके से देता ही रहेगा। सेकंड हाउस का धन, सॉरी सेकंड हाउस का धन नहीं, सेकंड हाउस का बुध। बुध ग्रह अगर सेकंड हाउस में हो तो धन के लिए भी अच्छा है और वहां कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस का बुध काफी अच्छा होता है वैसे। पर हमेशा ध्यान रखिए, मैं इक्वल सिंगल बता रहा हूं, पर किसी की कुंडली में अगर अकेला बैठा होगा तो ज्यादा फायदा नहीं देगा। हाँ, उसके साथ कोई ग्रह होना चाहिए। और सूर्य अगर बैठा है तो बहुत ही अच्छा है। सूर्य और बुध जब भी साथ आते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। पर हर बुधादित्य योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुधादित्य योग व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, इंटेलिजेंस का एक योग है ये। पर ये योग राजयोग में भी परिवर्तित हो जाता है कभी कभी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर सूर्य बुध अगर ऐसी जगह पर बैठे हो, खास करके कुंडली के छठे में, आठवें में, 12वें में, और ऊपर से गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो राजयोग में बदलते देर नहीं लगती। और वैसे भी मैं आपको एक गहरा सूत्र बता रहा हूं, कहीं जल्दी सी बुक में नहीं मिलेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग सबसे अच्छा फल जो देते हैं छठे, आठवें, 12वें में देते हैं। व्यक्ति कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट मिलेगा आपको, समझदार, घाक, चालाक मिलेगा, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता जल्दी से। गुरुजी ये तो त्रिकभाव हुआ। हाँ हाँ, इसी में बता रहा हूँ, 6, 8, 12 में। अच्छा, हाँ जी। और केंद्र त्रिकोण में सूर्य बुध बैठे और गुरु उसको देख ले तो व्यक्ति रियल में इंटेलिजेंट होता है, पर उसको दुनियावी संसारी ज्ञान इतना नहीं अच्छा होता, पर वो किताबी ज्ञान बड़ा अच्छा होता है उसको। मतलब वो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके कोई भी परीक्षा पास कर सकता है, एंट्रेंस एग्जाम बड़े अच्छा निकाल जाएगा, वो जॉब जो प्राप्त कर जाएगा। वो पढ़ा हुआ ज्ञान उसको बड़ा अच्छा रहता है। गुरुजी एक सवाल पूछ सकते हैं यहीं पे? हाँ विनय जी। गुरुजी बुध और सूर्य अलग भाव में है, लेकिन भाव चलित में बुध सूर्य अष्टम में अगर आ गए, भाव चलित भूल जाओ। भाव अगर चलित आपको फलित सीखना है तो भाव चलित भूल जाओ। भाव चलित आपको गुमराह कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भाव चलित उस समय यूज होता था पुराने जमाने में, जब लोगों को वक्री का कंसेप्ट समझ में नहीं आता था, तो वो आगे पीछे कर दिया करते थे ग्रहों को। उसका मतलब था कि ग्रह सबसे ज्यादा कहां पर इफेक्ट दिखा रहा है, सिंपल। तो चक्कर गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा भी है।
एक मिनट प्रदीप जी, मैं फटाफट दौड़ाऊंगा। बुध बड़ा फास्ट ग्रह है, तो मेरे अंदर भी बुध एक्टिव हो गया है। चंद्रमा के बाद, चंद्रमा सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, उसके बाद मरकरी ही सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग, तो जल्दी फास्ट मूव करूंगा। थर्ड हाउस में भी व्यक्ति के गले को ही अच्छा बना देता है। अच्छा, सेकंड और थर्ड का जो बुध होता है ना, इसको ऐसे लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जैसे टीचर का काम है, सेल्समैन का काम है, या नेता का काम है, भाषण वक्ता देने का काम है, जिसमें बोल करके कमाया जाता है। नेट शेल में बात ये, वकील है। हाँ, तीसरे भाव वाला अगर बुक लिखे, राइटिंग का कार्य करे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कलम होती है वो भी मरकरी से रिलेटेड ही होती है। जी। चौथे भाव में बुध जो होगा वो थोड़ा सा पीड़ित बुध माना जाता है, पर सामान्यतः सब कुछ देने में सक्षम होता है। और चौथे भाव में जो लग्जरी के आइटम्स होते हैं उनको रोकता नहीं है वो कभी भी। पंचम भाव का व्यक्ति, पंचम भाव में जब बुध होता है तो व्यक्ति को शार्प इंटेलिजेंट बना देता है। इसी तरह से छठे भाव का जो बुध होता है उसमें विश्लेषण क्षमता अद्भुत होती है। सप्तम भाव में जो बुध होता है, अगर वो मरणासन है या नहीं ये देखना जरूरी है। अगर वो मरणासन है हेलो, हाँ बेटा, ऊपर है ना, लैंडलाइन पे फोन कर लो, मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ। अगर सप्तम है, अगर वो मरणासन नहीं है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है सप्तम का बुध। अष्टम भाव का बुध भी निर्माण करता, डेवलपमेंट के कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। गुरुजी, निर्माणकर्ता से मतलब क्या, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना या कोई चीज, नई चीज बनाना? नहीं नहीं, निर्माण करता जैसे फिल्म निर्माण कर रहा है, कुछ भी निर्माण करने का मतलब डेवलप करना। हाँ, बिल्डिंग भी डेवलप कर सकता है, डेवलपर का काम है। को वेबसाइट डेवलप कर सकता है, फिल्म डेवलप कर सकता है, कंटेंट डेवलप कर सकता है। डेवलपमेंट किसी भी चीज का हो। रिसर्च में डेवलपमेंट कर सकता हाँ, है? वो भी बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। नाइन्थ का जो होता है वो वैसे जैसे पंचम में बुद्धिमान होता है वैसे ही बुद्धिमान होता है। हाँ, तीर्थ घूमने का भी प्रेमी हो जाता है, गाना बजाना, नाचना, ज्योतिष विद्या में बड़ी दिलचस्पी लेना, और भाग्यवान कहलाता है नवम भाव का बुध। दसम का बुध भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि एडिशनल कारक हो जाता है दसम भाव में। क्यों, पर यहाँ थोड़ा कम बोलने वाला बनाता है आदमी को। बुध जिनका दसम में होता है थोड़ा कम बोलते हैं, पर बढ़िया बोलते हैं, पर आवश्यकता होने पर ही बोलेंगे, वैसे नहीं बोलेंगे। विद्वान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं दसम भाव में, माता पिता के भक्त माने जाते हैं, पिता के तो खास करके उनके अच्छे संबंध रहते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं।
अधिकतर ये ना लेखक बना के और व्यापारी बना के ज्यादा खुश है बुध। अच्छा हिसाबी किताबी बना करके ज्यादा खुश है। 11वें भाव में बहुत ही अच्छा माना जाता है। फाइनेंस के मामले में अच्छा होता है, बोली चाली में बड़ा अच्छा होता है। बारहवें का बुध जो है वो भी ठीक माना जाता है, कोई ऐसे खराब नहीं है। कोई अन्य पापक ग्रह बैठ जाए वो उसको खराब कर दे तो बात अलग है। अब रही बात सूर्य और बुध के साथ की। दो ग्रह ऐसे हैं बुध और शुक्र, वो हमेशा सूर्य के आसपास ही रहेंगे और 45 डिग्री से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते। ना बुध दूर जा सकता 45 डिग्री से ज्यादा और ना ही शुक्र जा सकता। जैसे ही जाने को होगा वक्री हो जाएगा और फिर वो सूर्य के साथ ही आ जाएगा। ये हमेशा सूर्य के साथ रहने वाले ग्रह हैं या इसके एक भाव आगे एक भाव पीछे। अगर बुध सूर्य से 2 भाव आगे दिखाया जा रहा है, 3 भाव आगे दिखाया जा रहा है तो मामला गड़बड़ है। सूर्य के साथ होगा बुध या एक भाव आगे होगा या एक भाव पीछे होगा। रेयर है कि दूसरे भाव में होगा तो बहुत कम डिग्रियों में जाएगा, बट इट रेयर। और क्या क्वेश्चन था आपका? गुरुजी आप बता रहे थे कि बुध अस्त हो जाए तो बड़ा बढ़िया है एक तरह से। वो आदमी पढ़ाकू टाइप का बहुत होता है और ज्यादा कुछ करे ना। गुरुजी मेरा प्रश्न है जी, एक प्रश्न मेरा है। क्या प्रदीप जी? अभी हमने बताया सूर्य अगर दूसरे भाव, मतलब सूर्य यहाँ बैठा है, गुरु बैठा है, ये बैठा, मतलब अगर एक ही भाव में 4 ग्रह बैठ जाए, जैसे मेरे दूसरे भाव में सूर्य बैठा है, बुध भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है और मंगल भी बैठा है। हाँ तो प्रदीप जी जैसे आपका सेकंड हाउस में बैठा है, पहले मैंने कहा कि सेकंड हाउस में बुध का बैठना बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है बुध का सेकंड हाउस में बैठना। अब आपने देखना कि साथ में कौन बैठे, तो सूर्य बैठा है, तो सूर्य बैठा है तो वो भी उसका परम मित्र है। फिर आपने कहा शुक्र बैठा है तो शुक्र भी इसका परम मित्र है। तो और एक कौन मंगल बैठ गया है, और मंगल बैठ गया। ये मंगल प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये जो है अपनी दशा अंतर दशा में बुध से रिलेटेड दिक्कत दे सकता है, जैसे कि एलर्जी की प्रॉब्लम देना या स्किन रिलेटेड इश्यूज दे सकता है या इंस्टेंटाइन से रिलेटेड तकलीफ दे सकता है। बाकी वैसे अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेकंड हाउस का बुध फाइनेंस में कोई कमी नहीं छोड़ता, पैसा अच्छा देता है। पैसा तो अच्छा है, पर ये दूसरी जो बीमारी है वो नहीं हुई मुझे। नहीं जरूरी नहीं है ना, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि दशाओं का उसमें बड़ा रोल है। अच्छा, बिना दशा के नहीं होगी। ओके। इसलिए मैंने कहा दशा बहुत जरूरी है। दशा में मंगल पापाक्रांत होकर के दशा चले तो बात बने। और दशा भी मालूम नहीं ना, इसलिए कुछ मालूम बता नहीं सकते। वो भी नहीं, दूसरा कॉम्बिनेशन किस कॉम्बिनेशन से मंगल आ रहा है वो भी नहीं पता होता। हर एक ग्रह का हर एक के अलग अलग ग्रहों के साथ एक अलग इक्वेशन बनती है। हाँ सर। तो सर यहाँ पर मंगल जो है केवल बुध किससे रिलेटेड ही खराब रिजल्ट देगा, वो अपने खुद के खराब रिजल्ट नहीं देगा बीमारी से, या शुक्र से खराब रिजल्ट नहीं देगा, जैसे शुक्र से जो बीमारियां नहीं देखते, आपने लगन से देखना। मुझे तो पता है प्रदीप जी का मीन लगन है, तो पर आपको नहीं पता इसलिए तो मैंने जवाब दे दिया। तो ऐसे नहीं, अगर मंगल जो है योगाकारी है तो फिर क्या खराब रिजल्ट देगा? बिल्कुल नहीं देगा खराब रिजल्ट। मंगल उल्टा सुग्रही हो गया। इसका 0 डिग्री में हम प्रेडिक्शन क्या करेंगे अगर 0 डिग्री का मरकरी है तो चार्ट में? इसका मतलब वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। अच्छा, ओके, थैंक यू। कौन पूछ रहा था? कॉम्बिनेशन भी इस ग्रहों के साथ क्या किसके साथ बैठने से बुध का होगा, इसको भी आप कुछ डिफाइन करेंगे क्या? डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जैसे बुध और शुक्र का तो आपने बोल दिया, जैसे बुध और शुक्र आपस में हो या बुध और कॉम्बिनेशन 144 से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे। अच्छा, मंगल बिठा लो, फिर शुक्र बिठा लो, शनि बिठा लो, राहु बिठा लो, केतु बिठा लो, फिर एक आएगा जी नहीं मेरे तो उसमें बृहस्पति भी बैठा है,
फिर कोई कहेगा जी मेरा तो उसके अंदर जो है फलाना तो छूट गया, मेरे तो 4 बैठ गए 5 बैठ गए। वो फिर एंडलेस टॉपिक है, उससे कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है, हमने समझना क्या है, बुद्ध को समझना। बुद्ध अगर 0 डिग्री का है तो मैंने कहा बंदा बड़ा इंटेलिजेंट मिलेगा, शार्प माइंडेड मिलेगा, समझ लेगा जिंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बुद्धू मत मान लेना, बस ये जिंदगी में गलती मत कर जाना। हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, ये बुध बड़ा और ग्रहों से थोड़ा डिफरेंट महसूस हो रहा है कि ये 6 में भी अच्छा है, 8 में भी अच्छा है, 12 में भी ठीक ठाक है, हाँ जी और ये सब घर में अच्छा ही है। मेनली अगर खासकर किसी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठ गया तो ये और ग्रह भी भी अच्छा है। बहुत अच्छा ही है, इसको तो दूसरे परेशान कर देते हैं। ओह, मैं तो हमेशा कहता हूँ गुरु की दृष्टि आ जाए तो बड़ा अच्छा है। भगवान हर किसी को बुद्धि देकर के भेजता है, पर इस जी। संसार में आने के बाद लोग अपने एटमॉस्फेयर के कारण उसको गलत इम्प्लीमेंट कर जाते हैं या इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है। दोनों में से एक चीज हो जाती है, तो गलत वे में ले जाते हैं या इम्प्लीमेंट करते नहीं है, जिसकी वजह से उनको गरीबी, भुखमरी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, बुध ग्रह में इतनी दिक्कत नहीं है। बुध ग्रह, अब भाई आपका एटमॉस्फेयर इतना गंदा है कि आपको गाली देना सिखा रहा है, तो आप बड़े होकर पे क्या करोगे? आप एग्जीक्यूटिव क्लास ऑफिसर कैसे बन जाओगे? वो तो आपका एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा ना। तो वही बुद्ध के साथ खेल है। भगवान तो नहीं कहता ना जाति गाली बकना 2 चारों को, जिसको देखो उसी को गाली बकना। अब्यूसिव लैंग्वेज भगवान नहीं सिखा रहे ना। भगवान ने तो अपनी जितनी पुस्तकें हैं, जो भाई हमारे ग्रंथ ही तो बताते हैं भगवान क्या कहते हैं, तो उन ग्रंथों में तो कहीं नहीं लिखा भाई आपको गाली देनी चाहिए, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि बेईमानी करनी चाहिए, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा किसी के पैसे उठा के भाग जाना चाहिए। तो ये तो हमारा माइंड करता है ना। हमारा माइंड क्यों? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया है, हमें किसी ने बताया, हम चोर वैसे नहीं बने। ट्रेनिंग की बात है साहब, ये सारा ट्रेनिंग का खेल है। दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, जैसा ट्रेन कर दोगे वैसा हो जाएगा, उसमें क्या है। सर एक सवाल था। हाँ जी। सर एक मिथुन लगन की कुंडली है, हाँ जी। और अष्टम भाव में, ये 6ठे भाव में शुक्र, बुध और सूर्य तीनों है। हाँ जी। तो इसमें सूर्य और बुध का भी असर आएगा और तीनों का सम्मिलित असर भी आएगा। जी हाँ हाँ, सूर्य बुध शुक्र 6ठे में आ गए ना। हाँ हाँ, तो फिर बता क्वेश्चन क्या है जी? इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? नहीं, इंटरप्रेट में एक तो शुक्र आपको चेक करना है कि कहीं मरणासन ना हो गया हो, क्योंकि मिथुन लगन में शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नंबर 2 पॉइंट बात है बुध की, जहां तक बात है तो बुध अच्छा ही होगा, क्योंकि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन मैंने कहा आपको हरे कृष्णा है, वो उसको गलत नहीं कह सकते हम। तो इसका मतलब ये है कि बंदा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, उसको लिखने का, राइटिंग का, उसका सब बड़ी अच्छी कला आएगी उसको, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कलम कुलम का महारत ही रहेगा, किसी चीज का विश्लेषण करना होगा, पैसे का हिसाब किताब करना होगा, उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता ऐसे, तो पैसा उसको ऐसे नहीं घुमा सकता उसका। अच्छा इंटेलिजेंट मान के चलो आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है। दिक्कत शुक्र के साथ ही आ सकती है वहां पे 6ठे में, और किसी के साथ नहीं आ। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, नीरज बोल रहा हूँ। हाँ नीरज जी। सर अगर मिथुन लगन की कुंडली है और 5वें भाव में मरकरी, सूर्य, मार्स और वीनस बैठ जाएं। हाँ, तो नीरज जी अब तो आप बताओ, अब बहुत क्लास हो गई आपके, आप बताओ आप। सर मैं ये थोड़ा समझ रहा था कि डायबिटीज और इस तरह की वो दे सकते हैं ये। हाँ बिल्कुल, 101%। मंगल आ गया ना मिथुन लगन में साथ में, मंगल ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। मंगल का बुध का कॉम्बिनेशन ब्लड प्रेशर देगा, यूरिनरी दिक्कत देगा, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा हुआ है। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन, साथ में सूर्य जैसा ग्रह भी बैठा दिया, तो ब्लड बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम बिल्कुल दे सकता है। बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। गुस्सा बहुत आता है ऐसे आदमी को, मंगल 5वें में बैठ गया, ये बड़ी समस्या है। तो इसके लिए मंगल ठीक करना पड़ेगा सर? अब मंगल ठीक नहीं, मंगल का दान करना पड़ेगा। ठीक है। गुरुजी नमस्कार, सुरेश मित्तल।
हाँ मित्तल साहब, एक मिनट मित्तल साहब। नमस्कार सर, मैं अभी आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ सर, मैं अभी ऑनलाइन क्लास पढ़ा। हाँ मित्तल साहब। गुरुजी, तुला लगन की राशि में 12वें घर में सूर्य, मंगल और सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं। शुक्र 8वें घर का मालिक और 12वें घर का। ये बातें मत बताओ मुझे, अगर लगन किसी ने बता दिया मेरे लिए जस्ट इतना ही है ना सर। एक तो विपरीत राजयोग, कौन किसका किसका कहाँ मालिक है। एक तो 12वां घर है बुध का और विपरीत राजयोग, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन, बस ये समझ में। हाँ नहीं, बस इतना समझिए, आज जो मैंने बताया कि बुध 12वें में बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, दिमागी आदमी है, पैसा निकलवाने में महारथी है, दूसरे से पैसा निकलवा सकता है, शार्प माइंडेड है, इंटेलिजेंट है, बड़ा अच्छा है। पर बहुत सभी का विश्लेषण नहीं किया जा सकता ऑनलाइन, है ना। ठीक। गुरुजी, अगर 12th में सूर्य और बुध है 12वें हाउस में और उसपे गुरु की दृष्टि है जैसे, लेकिन साथ में राहु। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। शिल्पी बोल रही हूँ गुरुजी। हाँ शिल्पी बताइए। अगर जैसे 12th में सूर्य और बुध है और सी लगन कुंडली है और उसमें गुरु की दृष्टि पड़ रही है, साथ में राहु की भी है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा राहु साथ में। राहु दिक्कत देगा, गुरु तो अच्छा हो गया। गुरु ने तो सूर्य बुध के ऊपर दृष्टि दे करके धन की कमी नहीं छोड़ी, हर तरह से कहीं ना कहीं से धन देता रहेगा, पर राहु की दृष्टि थोड़ा गड़बड़ कर जाती है बुध के लिए, वो थोड़ी प्रॉब्लम देगी मतलब। हाँ प्रॉब्लम क्या, बस वो आदमी को थोड़ा झूठ जाट बुलवाने की भी प्रवृत्ति पैदा कर देती है, बहानेबाज बना देती कई बार। अच्छा ठीक। गुरुजी जी गुरुजी, दो खास लगन हैं, मिथुन और कन्या, जिसमें बुध लग्नेश भी बन जाता है। हाँ जी। तो ये भी इन घरों में ऐसा ही रिजल्ट देगा या चौथे घर में जाके फंस जाएगा? या चौथे में तो फंसेगा, चौथे में फंसेगा, चौथे में, 7वें में, 10वें में बिल्कुल फंसेगा। कन्या बुध में चौथे में फंसेगा, कटे 8वें 12वें में नहीं फंसेगा। तो 8 में चला जाए तो ज्यादा अच्छा है बनिस्पत की चौथे जाए। हाँ इससे ज्यादा बेटर कटे चला जाए, ज्यादा दिमागदार। अच्छा। सर कुंभ लग्न में 11th हाउस में बुध और गुरु बैठे एक साथ। ये तैयबा जी बोल रहे हैं? जी सर। तैयबा, ये है ना, गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा। गुरु और बुध हमारे ज्योतिष में है ना, इसको कहते हैं उग्र पितृ दोष। ये उग्र पितृ दोष की श्रेणी में आता है। तो इसमें व्यक्ति चालाक तो होता है, पर वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर नहीं पाता। मतलब वो समझदार तो होता है, पर उसकी समझदारी बहुत कार्य करती नहीं है। क्या बताया गुरुजी? गुरु बुध हाँ एक साथ हो तो पितृदोष हो जाता है। एक बात सर, आपने बताया था 5th हाउस में अगर सूर्य है तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ उसमें प्रेगनेंसी में बड़ा ध्यान देने वाली बात होती है फर्स्ट चाइल्ड की। अच्छा, तो मतलब उस पीरियड में ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? बाद में नहीं करता वो, फर्स्ट बेबी की प्रेगनेंसी के दौरान जो है, खास करके लेडीज का, क्योंकि उसमें ओबर्ट होने का जो है बड़ा खतरा रहता है। गुरुजी, आपने बताया कि शुभ दृष्टि गुरु अगर बुध अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए तो और बढ़िया हो जाता है। अगर बुध, मैंने नहीं बताया अभी, मैंने कहा गुरु साथ में बैठे तो उग्र पितृ दोष होगा। नहीं, उसके शुरू पहले बताया कि बुध अकेला बैठा उससे ज्यादा अच्छा है कि बुध किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए। अच्छे ग्रह के साथ। तो सबसे बढ़िया इसका मित्र जो है सूर्य है, या इसका परम मित्र शुक्र है, या शनि है। सूर्य जैसे बुध शुक्र की युति बहुत अच्छी होती है, या बुध शनि की युति भी बहुत अच्छी है, पर सबसे अच्छी युति तो बुध शुक्र की है। बुध शुक्र की है। गुरुजी सर्वथा। गुरुजी, अगर एक लास्ट सवाल गुरुजी, अगर बुध अष्टम बैठा है और शनि उसको देख रहा है पंचमेश होके, तो क्या इसको कुछ बेनिफिट भी देगा या सिर्फ खराबी देगा? शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती विनय जी। अच्छा जी। हाँ नीलू जी। गुरुजी, अगर बुध ओवरऑल देखे, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब किसी भी हाउस में तो माता की पूजा करें और विष्णु भगवान जी की, मतलब वैसे अगर नॉर्मली हम नहीं, दुर्गा जी की पूजा अच्छी रहती है बुध ग्रह के लिए, दुर्गा सप्तशती। पर अगर पहले भाव में बुध है तो विष्णु जी की।
सर तो ये भी बता दीजिए अष्टम भाव में अगर बुध चला गया तो? मत जाया करो आप सभी लोग, दुर्गा सप्तशती में गलतियां होने के चांसेस बहुत इसीलिए पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं लोगों को नहीं पता। दुर्गा सप्तशती एक तांत्रिक ग्रंथ है और तंत्र में कोई भी चीज स्किप नहीं की जा सकती। अच्छा। जब तक तंत्र की नॉलेज नहीं होगी स्किप आउट करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा समस्या खड़ी हो जाती है। तो गुरुजी अगर दुर्गा चालीसा पढ़ लें तो ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ यही हम बोल रहे हैं, आसान चीजें करनी चाहिए। और जैसे श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो विष्णु जी एक ही बराबर हुआ या विष्णु जी की रूप बदल गया ना जी, रूप बदल गया। अच्छा। तो अभी आपने बताया बुध और गुरु, उसके लिए क्या मतलब करना चाहिए, फिर कैसे ठीक किया जाए? पितृ दोष का मतलब ये होता है कि हमारे पूर्वजों का श्राप लगा हुआ है, जिससे कई बार हमारी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से नहीं बन पाती, कई बार हमें संतान के सुख में कमी रह जाती है, कई बार हमें नौकरी रोजगार से वंचित रहना पड़ जाता है। वो केस टू केस वेरी करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सब कुछ होता है इंसान के पास, फिर भी वो बड़ा एक अकेला महसूस करता है, और खूब इंटेलिजेंट होते हुए भी, पढ़ा लिखा होते हुए भी उसको कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो ये अपने आप में एक समस्या है। सर जैसे भी आपने केंद्राधिपति दोष भी लगता है क्या सप्तम में बैठने से? हाँ, चौथे, सातवें, 10वें में केंद्र में आने से वो लगता ही लगता है, बुध को भी गुरु को भी। तो सर बुध पर्वत पे, आप छोटी उंगली वाली बुध पर्वत पे अगर 5 से ज्यादा रेखाएं हैं तो क्या वो 5-6 तक ठीक है, वैज्ञानिक सोच दिखाती है बस, है ना। 7-8 रेखाएं हैं तो नहीं फिर गड़बड़ है, कहीं गलत देख लिया आपने, है ना। नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रही इसमें। ठीक है, ओके। आज सर एक मिनट, जैसे आपने अभी शनि की दृष्टि बताई थी थोड़ी खराब होती है, तो अगर शनि योगा कारक है तब तो उसकी दृष्टि सही होगी ना? नहीं मेरे भाई, नहीं, शनि की दृष्टि में नकारात्मकता है, इसको लिख लो कहीं पर। चाहे वो योगा को पॉजिटिव कैसे बनाए सर, शनि को पॉजिटिव कैसे बनाए, है ना। ये उस मुगालते में मत रहो। मंगल अगर कहीं अष्टम दृष्टि से देख रहा है, चाहे वो योगाकारी हो, वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, है ना। गुरु चाहे योगाकारी हो या ना हो, जहां भी दृष्टि पड़ेगी वहां पे शुभता देगा ही देगा, है ना। मेरा जो वीडियो है ग्रह दृष्टि वाला, मैंने उसको यूट्यूब पे भी डाला है, जानबूझ के डाला है, ताकि मैं हर स्टूडेंट जब भी दृष्टियों को लेके भ्रमित हो, मैं तुरंत उनके पास भेज दूं बस। देख गुरुजी। हाँ जी। सिंह लगन की कुंडली में नवम भाव में सूर्य, बुध और शनि बैठे हैं। हाँ। तो शनि नीच भंग तो हो गया है सूर्य से। हाँ। उसके अलावा जैसे बुध भी हैं, तो क्या परिणाम रहेगा इसका? बुध होने से जो सूर्य शनि का जो झगड़ा था ना, उसमें थोड़ा कमी आ जाएगी। मतलब अच्छा ही रहा है एक तरह से। अच्छा कैसे कह दूं मैं मेरे भैया, सूर्य शनि साथ बैठे, कैसे अच्छा कह दूं मैं इसको। नीच भंग हो गया ना शनि का, सूर्य उच्च का है। फिर क्या हो गया? तो नीच भंग कौन सा तूफान है, कौन सा राजयोग है ये? नीच है, राजयोग तो नहीं है। प्राइमा फेसी सबसे पहले नीच के इफेक्ट देगा ये। सबसे पहले शनि 36 साल तक आदमी को बड़ा स्ट्रगलफुल बना के रखता है, उठा पटक उठा के रखता है। तो किसकी दशा मतलब उतनी अच्छी नहीं रहेगी फिर इसमें? वो लंबी कहानी है जी, है ना, वो आगे क्लास में जब आएगा तब चलेंगे। गुरुजी एक बेसिक सब प्रश्न है कि कंबस्ट प्लैनेट अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन बुध कंबस्ट बड़ा अच्छा है, यहाँ पे हर तरह से बढ़िया है। परम मित्र के साथ समर्पण कर गया ना, सूर्य के साथ समर्पित हो गया। ओके। वो तो उसकी दूध मुआ बच्चा है सूर्य का, वो उसके साथ चला भी क्या, उसके साथ और कंबस्ट हो गया, कंबस्ट खत्म हो गया, समाप्त हो गया। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, अर्थात बुद्धि को समर्पित कर दिया सूर्य को। सूर्य को बचा ले जाएगा। जैसे कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, पर कुछ लोगों के सामने जाने के बाद वो समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो वो बच जाते हैं। फिर जो बड़ा जिसकी छतर छाया में वो है ना, वो अपने आप उसको बचा ले जाता है। सर तो उसी तरह से अगर सूर्य का मित्र गुरु उसको कर रहा हो, ऐसा है विनय जी, गुरु बिल्कुल अलग ही तरह का प्रवृत्ति का ग्रह है। गुरु में नॉलेज है, गुरु में वो है, वो अपने आप को नहीं झुकाएगा।
वो समर्पित सूर्य को नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य राजा है, उसका कार्य है राजा को सलाह देना, राजा को मार्गदर्शन करना। अगर वो उसकी चाटुकारिता में चला जाएगा, उसके प्रति समर्पित हो जाएगा, तो वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा। वो गुरु की ड्यूटी है उसको लताड़ना, सूर्य को लताड़ना। अच्छा, हाँ भाई, राजा तू गलत कार्य कर रहा है, पूरे राज्य में राजा को कौन कहेगा कि तू गलत कार्य कर रहा है? गुरु के अलावा, गुरु के अलावा किसी में सामर्थ्य होता ही नहीं राजा को कह देने का, क्योंकि वो ही, उसी को इजाजत है ये बात कहने की राजा को। अच्छा, हाँ, जो लताड़ने का काम, बल्कि जब राजा का पिता देखता था कि ये राजा बात नहीं सुन रहा है मेरी, तो गुरु को ही बुला के लाता था कि आप समझाओ इसे, और गुरु लताड़ता था और राजा की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। और अगर वो उसके भी लिए जय जयकार के नारे लगाने लगेगा गुरु, यानी समर्पण भाव दिखा देगा, तो फिर उसको मार्ग कौन दिखाएगा? तो गुरु अपने मार्ग से भटक गया ना, तो गुरु का कर्मा तो खत्म हो गया ना। सर सिंह लग्न में 9th हाउस में बुध हो तो अच्छी बात है। अकेला अच्छा है? अकेला अच्छा क्यों है? अकेला नहीं। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ उसी में मिल जाते हैं। अकेला कहीं अच्छा नहीं है, और इसका भी अच्छा नहीं है, अकेले में भी पहले में भी अच्छा नहीं है। और बोलो इससे सर, बड़ी ये बुद्ध भगवान, सर ये बुद्ध भगवान चित्र में है, एक हाथ में एक तरह का एरो लिए हुए हैं, एक हाथ में छोटी सी गदा लिए हुए हैं, और सिंह की सवारी कर रहे हैं, और उस पे हल्का सा सांप बना हुआ है। आपने और हाथी नीचे हाथी का सूंड, हाथी का सूंड। अच्छा, हाथी का सूंड। हाँ, ये सर्प नहीं है, हाथी का सूंड है। हाथी ये का कभी फिर सूंड। बताऊंगा आपको स्टोरी बुद्ध के और बारे में। एक ये भाला, ये एरो है, तीर है, ये ऊपर की ये तरफ। तीर नहीं है, ये एक वो उसको बोलते हैं अंकुश। अंकुश, ओ मतलब काबू में रखने वाला। काबू में, हाथी को, हाथी पे वो महावत होता है ना। ओ अच्छा, हाँ, यस सर। सर नमस्ते सर, मैं स्मिता बोल रही हूँ। पर्सनैलिटी है, बुद्ध जो है मिक्स पर्सनैलिटी होती है। ये हाथी जैसी मदमस्त चाल भी है और शेर जैसी इसमें तीव्रता भी है। जैसे नाचना बड़ा पसंद है इसको, नाच रहा है, गाना है, चुटकुलेबाजी है, मस्त रहता है, मस्त रहने की कोशिश करता है ये। जी सर मैं सुमित्रा के बुध एक सौम्य अच्छा ग्रह है। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि बुध के लिए कौन से व्रत उपवास अच्छे रहते हैं? बुध ग्रह का ही रखिए बुधवार के दिन। तो देवी का या विष्णु जी का नहीं रखना चाहिए, जैसे ये इनके आराध्य हैं? नहीं नहीं, बुद्ध का ही रख सकते हैं आप। तो बुद्धदेव। बुद्धदेव। अच्छा ठीक है। और सर मंत्र बता दीजिए सर, बुद्ध को उजागर करने का कोई बढ़िया सा। सबसे अच्छा तो दुर्गा जी का पाठ करना है, लगन में है तो विष्णु जी का पाठ करना है, बुध ग्रह के मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, ये मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं आप हैं। और सबसे बढ़िया हिजड़ों को दान करना, जो हिजड़े होते हैं, किन्नर जिन्हें बोला जाता इंग्लिश में ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उनको दान दे सकते हैं आप। हरा जो मूंग की दाल होती है, हरा वस्त्र है, हरे फल है ना, ये सब आप दान कर सकते हैं। हरी सब्जियां जो हैं ये दान की जा सकती हैं। फिर भी बुद्ध ग्रह के लिए लिखाई लिखना बहुत अच्छा है, नोट्स बनाना बहुत अच्छा है बुद्ध ग्रह के लिए। आजकल प्रताप जी अपने बुद्ध को एक्टिवेट किए हुए हैं, नितिन जी किए हुए हैं, हर्षित भी अपना बुद्ध एक्टिवेट करता रहता है ना। ये जितने अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं सारे के सारे, ये सबके बुद्ध एक्टिवेट हो रहे हैं। सर मेरे भी बुद्ध एक्टिवेट हो रहे हैं, मैं प्रकाशित नहीं करता हूँ, बस रखता हूँ अपने पास। चलो ये आपने एक बार भेजा था, मुझे याद आ गया, आपने भी भेजा था एक बार। नहीं, बहुत बढ़िया। नोट्स लिखने से बुद्ध एक्टिवेट होता है, बार बार मैं आपकी हर बात लिखता हूँ सर, हर पॉइंट को नोट कर लेता हूँ। हाँ, ये प्रताप जी भी बड़ा अच्छा लिखते हैं, नो डाउट। नहीं, वो तो लेखक है, वो मुझे हैरान कर देते हैं।
वो मैं ना हैरान हो जाता हूँ कि ये तो मैं ही बोल रहा हूँ। प्रताप जी देखिए आपकी तारीफ हो रही है। सर प्रणाम, चरण स्पर्श सर। यहीं पे, ओह अच्छा अच्छा अच्छा। आप मोतीचूर के लड्डू चढ़ाइए हनुमान जी को जाके। हाँ बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया प्रताप जी लिखते हैं, मतलब मैं भी हैरान होता हूँ। मुझे बड़ा मन करता है कि कई बार फोन करके इनको कहूँ मैं, है फिर मैं भूल नहीं, मैं सबके सामने कह रहा हूँ प्रताप जी बहुत ही बढ़िया, आप उम्दा लिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के काम आएगा। और कमाल की बात तो है कि जिस शैली से मैं पढ़ाता हूँ उसी शैली की, उसी भाषा में, और वही एक जिसको कहते हैं ना अनगढ़ शब्दों का प्रयोग एक आम भाषा में ज्योतिष को, ये जो कि मेरे दिल के करीब की भाषा है, उसमें आप लिख रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। गुरु जी बहुत बहुत चरणों में